Hello friends, in this video we will complete our NCERT questions of class 9 chapter 1 chemistry matter in our surroundings। उसके हम सभी NCERT questions को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कौन कौन से इसमें से बेटर है? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, आमंड, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। इनमें से कौन कौन से मैटर और कौन कौन से नहीं है? मैटर ऑफ कोर्स क्या होते हैं, जो जिसका अपना खुद का कोई मास होता है एंड वो कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे इसका सोल्यूशंस आई हैव रिटन चेयर, एयर, आमंड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। ये जो 5 चीज़ें हैं ये मैटर हैं। ये 4 जो हैं सिंपली यू कैन टेल ईजिली क्योंकि इनका मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। सम स्टूडेंट्स विल गेट कन्फ्यूज इन द स्मेल ऑफ परफ्यूम। वाई? बिकॉज स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है उसके पास अपना मास होता है। इफ़ यू होल्ड अ एम्प्टी बॉटल ऑफ परफ्यूम, ओके, परफ्यूम की आप खाली बॉटल उठाते हो और एक फिल भरी हुई बॉटल उठाते हो तो दोनों के मास में आपको डिफरेंस पता चलेगा। ओके, मीन्स इसका मास तो है, मास है एंड वॉल्यूम भी है। दैट्स वाई परफ्यूम इज़ ऑल्सो अ मैटर। Okay, next question is give reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away. गरम खाने की जो स्मेल होती है वो आपके पास बहुत दूर तक आती है, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। लेकिन अगर आपको ठंडे खाने की स्मेल चाहिए तो आपको उसके पास जाना चाहिए। पास जाते हो तब उसको पता चलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है जहाँ काइनेटिक एनर्जी होती है वहाँ पार्टिकल्स फास्टली मूव करते हैं। ओके, हाई टेम्परेचर होगा वहाँ ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, गर्म खाना होगा ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स फास्टली मूव करेंगे, ज़्यादा ईजिली मूव कर पाएंगे। इसलिए गर्म खाने की जो स्मेल होती है वो ज़्यादा दूर तक आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? एक डाइवर जो होता है पानी के अंदर डाइव मारने वाला, वो स्विमिंग पूल के अंदर जब डाइव करता है तो पानी को कट कर पाता है। इससे पानी की कौन सी प्रॉपर्टी पता चलती है? कौन सी पता चलती है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, बिकॉज ऑफ द वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। यू कैन राइट दीज आंसर्स इन योर नोटबुक। इफ़ यू लर्न दीज आंसर्स you will not have to read this chapter again and again. You will simply cover all the questions in this video, okay, because of the weak forces of attraction between water molecules. Next आपका है क्वेश्चन, characteristics of particles of matter. पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? क्या क्या होते हैं? एक तो उनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट होता है और वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, एक दूसरे को आपस में ट्रैक करते हैं, और वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बनता है मैटर। और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करते हैं। यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस, दे अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। यू कैन राइट दिस आंसर्स इन योर नोटबुक, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट टू। सो इसके बाद हम लोग ये पेज नंबर 3 पे है। ओके, इसके बाद हम एक्सरसाइज सेकंड करेंगे जो पेज नंबर 6 पे है। यहाँ पे आपकी सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। कितना मास पर यूनिट वॉल्यूम में है उसको डेंसिटी बोलते हैं। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग डेंसिटी। इन्हें आपको इंक्रीजिंग डेंसिटी की फॉर्म में अरेंज करना है। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। सबसे कम मास जिसका होगा उसकी सबसे कम डेंसिटी होगी, सबसे ज़्यादा मास जिसका होगा उसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी। सबसे कम मास इधर एयर है तो सबसे कम डेंसिटी एयर की होगी। उसके बाद आपका आएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। उसके बाद आपका है क्या? कॉटन एंड देन वाटर। कॉटन के बाद पानी। उसके बाद आपका क्या आता है? हनी। हनी के बाद चॉक एंड आफ्टर दैट आयरन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, कॉटन, वाटर, हनी, चॉक एंड आयरन। इसके बाद आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट,
टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं 3 आपके, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल की फॉर्म में इनके डिफरेंस बताने हैं। ओके, यहाँ पे आई हैव रिटन, देखिए सबसे आगे है आपका शेप। शेप सॉलिड की कैसी होती है, फिक्स होती है। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती है। गैस की भी शेप फिक्स नहीं होती है। इसके बाद आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है सॉलिड की फिक्स होती है, ओके, लिक्विड की भी फिक्स होती है, गैस की फिक्स नहीं होती है। अदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सॉलिड्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस होता है बिकॉज दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। लिक्विड्स के अंदर मॉडरेट होता है, इससे ज़्यादा होता है, गैस से कम होता है। गैस के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, बहुत ही फ्रीली ओपनली जो पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स मीन्स दो पार्टिकल्स के बीच के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड के अंदर नॉर्मल होता है, गैस के अंदर बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, इसके अंदर आप लोग और पॉइंट्स पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि compressibility, solids do not compress, liquid and gas get compressed, gases are highly compressible. You can add more points like rigidity, solids जो है rigid होते हैं, ये दोनों rigid नहीं होते हैं। और पॉइंट जैसे कि fluidity, liquids flow कर सकते हैं, gas flow नहीं करती और solid भी flow नहीं करते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and डेंसिटी। यहाँ पे आपका रिजिडिटी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स शेप व्हेन ट्रीटेड विद एन एक्सटर्नल फोर्स। रिजिडिटी क्या होता है, किसी भी चीज़ पे जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो वो अपनी शेप में ही रहे, कंटिन्यू उसी शेप में एग्जिस्ट करे, उसको बोलते हैं रिजिडिटी। जो चीज़ अपनी उसी शेप में एग्जिस्ट करता है वो होगी रिजिड। अगर वो अपनी शेप चेंज कर लेती है कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद तो वो नॉट रिजिड, वो रिजिड नहीं होगी। ये मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू कोई भी चीज़ अपनी शेप में कंटिन्यू रहे जब हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, दैट इज़ नोन एज रिजिडिटी। इसके बाद आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स टू कॉन्ट्रैक्ट देयर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस व्हेन एक्सपोज्ड टू एन एक्सटर्नल फोर्स। ये पार्टिकल्स की वो प्रॉपर्टी है जब हम किसी भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, दो पार्टिकल्स के, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, वो पास पास आ जाए, उसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। ओके, अगर वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से पास आ रही है तो वो हाईली कॉम्प्रेसिबल है, अगर वो चीज़ पास नहीं आ पा रही है मीन्स वो ऑलरेडी कॉम्प्रेस्ड है, उनके अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद आपकी फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मीन्स फ्लो करने की प्रॉपर्टी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो, सिंपली फ्लो करना। ओके, इसके बाद आपका फिलिंग द गैस कंटेनर, द पार्टिकल्स इन अ कंटेनर टेक देयर शेप एज दे रेंडमली वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। मीन्स पार्टिकल्स इन अ कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो अब उनकी शेप ले लेंगे जिसके अंदर हमने डाला है, और वो कॉन्टीन्यूसली क्या करते रहेंगे, जितनी भी डायरेक्शंस में वो जा सकते हैं वो उधर वाइब्रेट होते रहेंगे। ओके, दिस इज़ द फिलिंग द गैस कंटेनर। इसके बाद आपका शेप, शेप क्या होती है, इट इज़ द डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन एन एक्सटर्नल बाउंड्री। एक फिक्स कर दिया आपने एक बाहर की बाउंड्री, इसके अंदर कोई चीज़ रख दी, उसने उस बाउंड्री की शेप ले ली, दैट इज़ नोन एज शेप। कोई भी चीज़ की डेफिनेट स्ट्रक्चर जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, दैट इज़ नोन एज शेप। काइनेटिक एनर्जी, मोशन अलाउज पार्टिकल टू पोजेस एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ वेरी सिंपल, मोशन की वजह से पार्टिकल्स एनर्जी शो करते हैं। मोशन पार्टिकल्स का मोशन होता है जिसकी वजह से पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी आती है और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सॉलिड के अंदर ये कम होती है, गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। ये फार्मूला भी है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। m डिनोट्स मास है एंड v डिनोट्स वेलोसिटी। हेयर इज़ डेंसिटी, इट इज़ द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, इसी से डेफिनेशन बनी है। मास किसका, मास यूनिट वॉल्यूम का। अगर कोई चीज़ अपॉन में आ रही है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, अपॉन मीन्स नीचे वाला यूनिट चीज़ है, एक मानी जाती है उसको, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जितना मास आ रहा है वो उसकी डेंसिटी होती है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजंस।
अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। कोई भी वेसल के अंदर अगर हम गैस को फिल करते तो कम्प्लीटली फिल करते हैं। मीन्स कोई चीज़ है, वेसल है, इसके अंदर अगर हमने सॉलिड भरा, कोई भी चीज़ सॉलिड चीज़ हमने इसके अंदर भर दी तो कम्प्लीटली उसको फिल नहीं करेगी, कुछ पार्टिकल्स उसके अंदर बचेंगे। गैस को भरते हो तो कम्प्लीटली फिल हो जाती है, छोटा सा भी पार्टिकल नहीं बचता है। लिक्विड भरते तो भी बच जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स। गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं फ्री होते हैं, कहीं पे भी मूव करे, कितना भी मूव करे, ओके, वो जितना चाहते हैं उतना मूव कर सकते हैं उस वेसल के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से है वो पार्टिकल्स है वो गैसेस के, वो उस वेसल को कम्प्लीटली फिल कर देते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। गैस जो है किसी भी कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। ये क्यों होता है? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो कॉन्टीन्यूसली हमेशा मोशन में रहते हैं, चलते ही रहते हैं। व्हेन अ गैस पार्टिकल कोलाइड्स विद कंटेनर, जब वो आपस में हमेशा चलते रहेंगे, हमेशा मोशन में रहेंगे तो कंटेनर जिसके अंदर हमने डाला है उसकी वॉल के साथ बार बार टकराते रहेंगे। जब वो टकराएंगे, कोलाइड करेंगे कंटेनर की वॉल के साथ, तो एक फोर्स लगेगा वॉल के ऊपर, एक फोर्स लगेगा और एक प्रेशर लगेगा, ओके। इसके बाद वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई भी चीज़ लिख के ऐसे बोल दे कि ये सॉलिड है फिर ये लिक्विड है, तो उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट जस्ट प्रॉपर्टीज़। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, वुडन टेबल सॉलिड क्यों है? क्योंकि उसके पास फिक्स शेप है, टाइटली पैक्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, नॉट कॉम्प्रेस्ड होते हैं। जो भी प्रॉपर्टी आपको याद है वो यू कैन राइट सिंपली, and then you can you can write at last that's why wooden table is referred to as solid, okay. Next is we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert। अगर हमें अपना हाथ एयर के अंदर मूव करना है तो हम इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपना हाथ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड के अंदर से मूव कराना है तो हमें एक कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा वीक है जिसे हम इजीली तोड़ सकते हैं, और सॉलिड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, उसे हम इजीली नहीं तोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। कम होने मतलब लिक्विड ऊपर रहेगा और सॉलिड नीचे रहेगा। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि आइस फ्लोट ऑन वाटर। ये क्यों होता है? लिक्विड की डेंसिटी कम मीन्स लिक्विड ऊपर होना चाहिए, फिर भी हमने देखा है कि आइस जो है, आइस सॉलिड होता है, आइस लिक्विड के ऊपर तैरता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, जनरली क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज़ मोर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम हियर इट इज़ नॉट रिटन डेंसिटी, वॉल्यूम जिसका ज़्यादा उसकी डेंसिटी कम, ओके, ये क्वेश्चन में था, ओके। लिक्विड की डेंसिटी उसने क्या बताई थी? कम बताई थी। डेंसिटी इज़ व्हाट मास बाय वॉल्यूम। लिक्विड की डेंसिटी कम मीन्स लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज़ मोर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्यों? बिकॉज लिक्विड पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव रिजल्टिंग इन मोर वॉल्यूम। फ्री वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, जहाँ पे भी उनको जगह मिली वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, इसलिए उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ठीक है। ये तो थी आपके जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, आइस हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये माना गया है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आइस जो है वो मैक्सिमम डेंसिटी शो करेगा, सबसे ज़्यादा डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे शो करेगा। आइस इज़ लाइटर देन वाटर। आइस जो है वो टिपिकली वाटर से हल्का होता है, ठीक है। मास आइस का कम होता है वाटर से, मास का कॉन्सेप्ट लग रहा है इधर, मास आइस का कम, ठीक है, तो डेंसिटी भी आइस की कम। डेंसिटी अगर कम तो वो ऑफकोर्स ऊपर तैरेगी वो, एज ए रिजल्ट आइस फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। ये आपकी सेकेंड एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। इसके बाद आपकी थर्ड एक्सरसाइज है पेज नंबर 9 पे। यहाँ पे है थर्ड एक्सरसाइज, देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। हमें इनको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अगर जो आपका केल्विन में दिया गया है और सेल्सियस में चेंज करना है तो आप सिंपली उसमें से क्या करोगे, 273 माइनस कर दोगे, ओके। और अगर जो केल्विन में दिया हुआ है
सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 प्लस कर दोगे। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है 300 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, 273 माइनस कर दो। 573 केल्विन को चेंज करना है तो 273 माइनस कर दो, आपका आंसर डिग्री सेल्सियस में आएगा। ओके, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, इस पे कैसे स्टेट पे एग्जिस्ट करेगा, वो गैसियस स्टेट पे एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, तो वाटर की फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा ही क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे, और जब वो पूरा का पूरा पानी बॉयल हो जाएगा तो गैसियस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब किसी भी चीज़ की स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? ड्यू टू द लेटेंट हीट, as the heat supplied to increase the temperature is used to change the state of matter। ये लेटेंट हीट, लेटेंट मीन्स, लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन, छुपी हुई हीट। जो हीट हमने टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए दी थी वो किस में यूज़ हो गई? स्टेट को चेंज करने में यूज़ हो गई। ओके, इसलिए उसका जो टेम्परेचर राइज नहीं होता, टेम्परेचर राइज करने की जो हीट है वो बेचारी स्टेट में चेंज हो गई है। ओके, इसके बाद है सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। मीन्स एयर की जो गैस है उसको लिक्विड में चेंज कैसे करें। दो मेथड है, प्रेशर को चाहे इंक्रीज़ करो चाहे टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दो, जिसके कारण से क्या होगा, पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस कम हो जाएगा और वो लिक्विफाई हो जाएगी। यहाँ पे थर्ड एक्सरसाइज भी कंप्लीट है आपकी पेज नंबर 9 पे। इसके बाद आपकी फोर्थ एक्सरसाइज जो आपकी पेज नंबर 10 पे है। के बाद आपकी फोर्थ एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 10, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। अगर हॉट ड्राई डे है तो कूलर आपका ज़्यादा ठंडा करता है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज टेम्परेचर इज़ हाई एंड लेस ह्यूमिड ऑन अ हॉट ड्राई डे। क्योंकि हॉट ड्राई डे पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी कम होती है। ये दोनों ही फैक्टर जो हैं जो इवेपोरेशन को बढ़ाते हैं। इवेपोरेशन अगर बढ़ा तो कूलिंग होगी, जहाँ पे इवेपोरेशन होगा वहाँ पे कूलिंग होगी। ओके, इधर है हाउ डज द वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। गर्मी के टाइम पे जो मटके के अंदर हम पानी रखते हैं वो ठंडा क्यों रहता है? क्यों? बिकॉज एन अर्थन पॉट इज़ पोरस इन नेचर। अर्थन पॉट जो मटका होता है उसके अंदर पोर्स होते हैं। दीज पोर्स फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर एंड कॉज इवेपोरेशन ऑफ पॉट सरफेस। इन पोर्स के थ्रू क्या होता है, वाटर पेनिट्रेट होता है, वाटर अंदर बाहर आता रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉट के सरफेस के ऊपर इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होगा, वापस से कूलिंग होगी। इस इवेपोरेशन प्रोसेस के अंदर क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, पॉट के अंदर जो वाटर है वहाँ से। किसी चीज़ की एनर्जी गई, कम हुई मीन्स कूलिंग होगी वहाँ पे। ओके, एनर्जी बढ़ना मीन्स वहाँ पे हॉट होना, एनर्जी कम होना वहाँ पे कूल होना। इसके बाद है वाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम इन इट। जब हम अपनी पाम के ऊपर एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम रखते हैं तो हमें कोल्ड फील क्यों होता है? क्योंकि एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है। वॉलेटाइल मीन्स उड़ जाने वाली सब्सटेंस है जो इवेपोरेट हो जाता है जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आते तो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन हुआ, कूलिंग होगी। ओके, इसके बाद है वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन ए कप। हम हॉट टी या फिर हॉट मिल्क जो है सॉसर से ईजिली पी पाते हैं, सिप ले पाते हैं ईजिली, रादर देन ए कप। कप से हम ईजिली नहीं पी पाते। क्यों? क्योंकि सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा, जहाँ इवेपोरेशन ज़्यादा वहाँ कूलिंग ज़्यादा। ओके, इसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर। हमें गर्मी में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? वी शुड वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स बिकॉज लाइट कलर रिफ्लेक्ट हीट। ठीक है, हमें लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए क्योंकि लाइट कलर जो होते हैं ना वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, हीट को दूर करते हैं अपने से। और जो कॉटन मटेरियल होता है उसके अंदर पोर्स होते हैं। पोर्स क्या करेंगे, स्वेट को एब्जॉर्ब करेंगे और इवेपोरेशन करेंगे। इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग इफेक्ट होगा। We should wear light colored cotton clothes because light color reflect heat and cotton material has pores that absorb sweat and cause evaporation, cause cooling effect on skin.
ये आपकी 4th एक्सरसाइज कंप्लीट। सो इसके बाद आपकी NCERT एक्सरसाइज है लास्ट में। यह आपकी NCERT एक्सरसाइज जिसमें आपको क्या करना है, केल्विन में दिया गया है, सेल्सियस में चेंज करना है। सिंपली आप 273 माइनस कर दो, 293 दिया गया है केल्विन में, 273 केल्विन माइनस करो, 20 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। 470 केल्विन दिया हुआ है, 470 में से 273 माइनस करो, 197 डिग्री सेल्सियस आंसर है। इसके बाद आपको केल्विन में चेंज करना है, सेल्सियस में दिया गया है। इसमें आप सिंपली 273 ऐड कर दो, प्लस 273 प्लस 273, इसका आंसर आएगा 298 केल्विन, इसका आएगा 646 केल्विन। यहाँ पे आपका रीज़न पूछा गया है, नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग इन ए सॉलिड। नेफ्थलीन बॉल्स जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है कोई भी सॉलिड या फिर कोई भी लिक्विड चीज़ छोड़े बिना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है एक प्रोसेस जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन इज मतलब आप सिंपली लिख भी सकते हो ड्यू टू सब्लिमेशन। इधर आप लाइन को बढ़ा सकते हो दैट नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग इन ए सॉलिड ड्यू टू अ प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन। नेक्स्ट लाइन में यू कैन ऐड द डेफिनेशन ऑफ सब्लिमेशन, दैट सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच a solid substance directly get converted into gaseous without leaving any liquid. Okay, we can get the smell of perfume sitting several meters away. हमें परफ्यूम की स्मेल बहुत दूर तक आती है। इसमें कौन सा प्रोसेस लगता है आपका, डिफ्यूजन। इसमें भी आप डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिख सकते हो, ये बढ़ा सकते हो ऐसे, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे ड्यू टू अ प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। वापस आप डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिख सकते हो। ओके, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। 3 चीज़ें दी गई है, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन, तीनों के अंदर हमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे इनको अरेंज करना है। सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, गैस में होता है। गैस इसमें से कौन सा है, ऑक्सीजन है। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है और शुगर इधर सॉलिड है। तो सबसे पहले आएगा ऑक्सीजन, उसके बाद उससे ज़्यादा होता है वाटर में, उससे ज़्यादा होता है आपका शुगर में, सबसे कम गैस में, लिक्विड एंड देन सॉलिड। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। इन टेम्परेचर पे वाटर की क्या स्टेट होगी। फर्स्ट है इसका 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन होती है किधर, 0 डिग्री सेल्सियस पे एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, 25 है तो बेसिकली वो सिंपली लिक्विड होगा। इसके बाद आपकी 0 डिग्री सेल्सियस। 0 क्या होता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो सॉलिड तो उधर होगा, बर्फ़ जम जाएगी, और अगर हम उसको कम्प्लीटली उसकी स्टेट चेंज कर दे तो वो लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो लिक्विड तो होगा ही, पानी है, पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब पूरा का पूरा पानी बॉयल हो जाएगा तो गैस में चेंज हो जाएगा, तो इसमें भी दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। ओके, लिक्विड एंड गैस। इसके बाद आपका 6th क्वेश्चन, इनके दो रीजंस बताने हैं। वाटर लिक्विड क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि वाटर की लिक्विड की 2 प्रॉपर्टी बता दो, फिक्स वॉल्यूम होती है, फिक्स मास ऑफ वाटर। फिक्स मास ऑफ वाटर ने फिक्स वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रखा है, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। कोई फिक्स शेप नहीं होती, फ्लो करता है, बस ये प्रॉपर्टी बता दीजिए आप। एंड आयरन एल्यूमिना इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक आयरन की एल्यूमिना सॉलिड की होती है, सॉलिड की प्रॉपर्टी बता दो, रिजिड होती है, फिक्स शेप होती है, और मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। ओके, इसके बाद आपका 7th क्वेश्चन, वाई इज़ आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। 273 केल्विन मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस होती है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी भी होता है, दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती है, लिक्विड एंड सॉलिड। आइस होती है और पानी होता है, लेकिन फिर भी आइस ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव होती है कूलिंग में। ऐसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि 273 केल्विन पे जो आइस होती है, पहले तो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, फिर वो वाटर में कन्वर्ट होगी। तो बेसिकली जो ये वाटर स्टेट है ना, वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब होने के बाद आया, मतलब इस वाटर के अंदर कुछ तो हीट एनर्जी इस आइस से ज़्यादा है। ठीक है, जब इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी तभी वो वाटर में चेंज हुआ है। वाटर में चेंज हुआ है मतलब इसके अंदर इससे तो ज़्यादा है हीट एनर्जी, तो ऑफकोर्स ये वाली ज़्यादा कूलिंग करेगी आइस। ठीक है, एज ए रिजल्ट आइस हैज़ ग्रेटर कूलिंग इम्पैक्ट देन वाटर। इसके बाद आपका 8th क्वेश्चन ऐसा ही है, व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बॉइलिंग वाटर या उबलता हुआ पानी या फिर स्टीम, किससे ज़्यादा बर्न, ज़्यादा सीवियर बर्न होगा, स्टीम से ज़्यादा होगा,
क्योंकि देखो पहले होता है आपका लिक्विड स्टेट, पानी को गर्म कर रहे हैं, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो ये स्टीम में कन्वर्ट होगी। इधर जितनी भी एनर्जी एक्स एनर्जी इसके पास मान लो है, इसको हमने और एनर्जी दी प्लस वाई, ठीक है। तो स्टीम के पास टोटल कितनी एनर्जी हुई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। इधर ज़्यादा एनर्जी हुई ना, ज़्यादा गर्म हुआ, ज़्यादा गर्मी हुई, इधर कम होगा क्योंकि इधर सिर्फ एक्स एनर्जी मिली है इसको, इधर एक्स प्लस वाई है, तो स्टीम ज़्यादा बर्निंग कॉज करेगा। स्टीम कॉज सीवियर बर्न, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, यू डोंट हैव टू राइट दिस इन एग्जामिनेशन। स्टीम कॉज सीवियर बर्न्स बिकॉज इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट रिलीज हीट। यहाँ पे एक ये भी रीज़न आप लिख सकते हो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जो हीट एनर्जी रिलीज़ करती है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि जब हम इसको हीट करते हैं तो उसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है स्टीम को, ओके, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सीवियर बर्न करता है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ABCDEF, हमें इनका नाम बताना है। ए जो है क्या हो रहा है, ए है सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड जो चेंज होता है उसको मेल्टिंग भी बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं और लिक्विफैक्शन भी बोलते हैं, लिक्विफैक्शन। इसके बाद आपका बी है लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, इसको आप इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन कुछ भी बोल सकते हो। सी जो है आपका गैस टू लिक्विड में चेंज हो रहा है, गैस टू लिक्विड, इसको आप कंडेंसेशन बोलते हो। डी है वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में, इसको आप सॉलिडिफिकेशन बोलते हो, ओके। ई है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है, सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन, ओके। एंड एफ इज़ गैस टू सॉलिड, दिस इज़ डिपोजिशन। सो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। सो वी हैव कंप्लीटेड होल NCERT क्वेश्चंस। आप इन NCERT क्वेश्चंस को लर्न करेंगे देन यू डोंट हैव टू लर्न और मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। We have covered whole syllabus, whole chapter here, and next video we will do chapter number 2. Till then, thank you very much. If you like this video, please subscribe my channel and like this video. Thank you.